प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न ज्योग्राफी के। जो पुराने पेपर हैं उनको देखेंगे, उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमारी तैयारी में ये किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो चलते हैं स्लाइड पे। पहले चलिए, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रवास का क्या अर्थ है और प्रवास के कारकों को समझाइए। तो हमें पता है कि प्रवास जब कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी निश्चित उद्देश्य के लिए और निश्चित समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम प्रवास कहते हैं। ठीक है, दो ही कारण है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक है प्रतिकर्ष कारक और एक है अपकर्ष कारक। पहला है प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर, वो कारक जो हमें मजबूर करती है जाने के लिए एक उस जगह से जहाँ पर हम रह रहे हैं। ठीक, क्या क्या कारण हो सकते हैं? नंबर एक, जैसे बेरोजगारी और आर्थिक संकट। दूसरा, युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है। नेक्स्ट, आपदाएं हो सकती हैं। और सामाजिक भेदभाव और जातीय संघर्ष हो सकता है। अपकर्ष कारक वो कारक होते हैं जो जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक, जैसे बेहतर रोजगार और उच्च आय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षित और स्थिर जीवन, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, ये कुछ कारक हो सकते हैं। ठीक, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में कोई एक अंतर बताइए। तो गांव और नगर में क्या अंतर है मुख्यतः? तो गांव के लोग कृषि कार्य, पशुपालन पर निर्भर रहते हैं और वहाँ पर प्राकृतिक परिवेश अधिक होता है। नगरीय बस्ती में लोग उद्योग और व्यापार में और सेवाओं में कार्यरत होते हैं तथा वहाँ सुविधाएं उन्नत होती हैं, साथ ही साथ प्रदूषण भी ज़्यादा होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट, निवल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? हमने जब भूमि वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था तो ये हमारा जो 9th वाला टॉपिक था लास्ट, निवल बोया गया क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें एक कृषि वर्ष में, तो एक कृषि वर्ष में 2 बार फसलें ली जाती है, अधिकतर कई कई जगह तीन फसलें ली जाती है। तो वह क्षेत्र जिसमें एक वर्ष में फसलें बोई और काटी जाती हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? निवल बोया गया क्षेत्र। नेक्स्ट है, मानव विकास के 3 प्रमुख घटकों के नाम बताइए। तो 3 प्रमुख घटक क्या हो सकते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और इनकम, आय। ठीक है, ये 3 चीज़ें मानव विकास के लिए अति आवश्यक है। क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब स्तंभ पूछेगा, 4 स्तंभ बताने, तब समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये अलग स्तंभ है। और ये घटक जब पूछेगा तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय बताना है। तो स्वास्थ्य को हम कैसे देखेंगे कि हाँ मानव विकास, भाई क्या क्या वो मानक रहेंगे? तो हम देखेंगे शिशु मृत्यु दर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और पोषण स्तर, ये हम स्वास्थ्य में देखेंगे। शिक्षा में हम देखेंगे कि बच्चा स्कूल जो जा रहा है, मतलब उसका नामांकन परसेंटेज कितना है, साक्षरता दर क्या है, ठीक है, और उच्च शिक्षा तक उसकी पहुंच कितनी है, इससे हम देखेंगे। आय, तो आय क्या करती है? व्यक्ति की जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो शक्ति है, उसको वो बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसकी जो उसके पास ऑप्शन होंगे, चॉइस होगी, वो बढ़ेगी, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकता है। ठीक, तो ये 3 घटक हैं। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आया था, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है?
स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन उदाहरण सहित लिखिए। कुटीर उद्योग छोटे स्तर पर घर या छोटे कार्यस्थलों में चलने वाले उद्योग होते हैं जिनमें परिवार के सदस्य ही शामिल होते हैं। ठीक है, जिनमें कम पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें क्या क्या होता है, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी और दस्तकारी वगैरह काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण की दो उपयोगिताएं लिखिए। तो भाई वर्षा का पानी हम बचाएंगे तो पानी की बचत और भूजल में सुधार। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण से हम पानी को बचा सकते हैं और उसे अन्य कामों के लिए उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा है, वर्षा जल संग्रहण से भूजल स्तर में सुधार होता है जिससे सूखे की समस्या से निपटने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आया है एक दो बार। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्या, तो समस्या क्या क्या है। एक तो जनसंख्या अगर ज़्यादा बढ़ गई नगरीय बस्तियों में तो क्या क्या समस्या आती है। आवास की समस्या आती है, पानी, आवास की समस्या, स्वच्छता की समस्या और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ता है। दूसरा आधारभूत सुविधाएं। आधारभूत सुविधाएं स्वच्छ पानी, बिजली और सीवेज लाइन और परिवहन का अभाव। ठीक, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ शहर क्या है। तो एक स्वस्थ शहर हुआ है जो अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देता है, जिसमें स्वच्छ हवा, पानी, भोजन, सुरक्षित सार्वजनिक स्थल, अच्छी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार के अवसर और सामाजिक संबंध शामिल है। एक स्वस्थ शहर सतत विकास को भी बढ़ावा देता है और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट, मेट्रो रेल की उपयोगिता। तो जैसे हम ये पहले भी देख चुके हैं, इससे हमारे समय की बचत होती है, सुरक्षित और आरामदायक होता है और पर्यावरण के अनुकूल होती है। नेक्स्ट, व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है। ठीक, तो व्यापार संतुलन क्या हुआ कि किसी देश के द्वारा एक निश्चित अवधि में किए गए आयात और निर्यात का अंतर क्या होता है, व्यापार संतुलन, और ये देश की व्यापार स्थिति को दर्शाता है। तो अगर अनुकूल व्यापार संतुलन क्या होता है कि जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है। अगर हम निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं तो ये अनुकूल है, और अगर कोई देश आयात ज़्यादा कर रहा है और निर्यात कम कर रहा है तो क्या है, प्रतिकूल व्यापार संतुलन है। तो इस प्रकार से हेडिंग बना के आप लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, हाँ, जब प्रवास होता है तो प्रवास से कुछ प्रभाव पड़ता है, सामाजिक प्रभाव, जनांकीय प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव। वही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि प्रवास के सामाजिक, जनांकीय और पर्यावरणीय परिणाम का उल्लेख कीजिए। तो सामाजिक प्रभाव क्या होगा भाई, बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा। वो जब कोई व्यक्ति दूसरी जगह जाएगा तो अपनी संस्कृति को लेके जाएगा, है ना। तो सांस्कृतिक विविधता में वृद्धि होगी। विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के एक साथ आने से सामाजिक विविधता बढ़ सकती है और यह समाज को अधिक समृद्ध और सहिष्णु बना सकता है। बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है, सामाजिक तनाव भी हो सकता है। विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच संघर्ष और तनाव भी पैदा हो सकता है और यह सामाजिक विभाजन और भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है। दूसरा है जनांकीय प्रभाव, जनसंख्या में क्या चेंज आएगा। तो जनसंख्या वितरण में परिवर्तन हो जाएगा। प्रवास से जनसंख्या का वितरण बदल सकता है। कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बढ़ सकता है जबकि कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या कम हो सकती है। जैसे हमारे पहाड़ खाली हो रहे हैं नहीं, और मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा हो रही है। दूसरा है जनसंख्या में परिवर्तन। प्रवास से जनसंख्या की उम्र और लिंग संरचना में भी बदलाव आ सकते हैं। अभी हमें दबाव बढ़ सकता है। जनसंख्या वृद्धि से वन, जल और भूमि जैसे संसाधनों की मांग बढ़ सकती है।
प्रदूषण में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, प्रदूषण में वृद्धि हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि से वाहनों और उद्योगों की जनसंख्या बढ़ सकती है, जिससे वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट, भारत के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन की भूमिका। देखो, जैसे हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए सिराएं और धमनियां होती हैं, ऐसे ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था में सड़क का वही रोल होता है जो हमारे शरीर में सिरा और धमनी का है। ठीक है, अगर कहीं पर ब्लॉक हो गई, नस ब्लॉक हो गई ना, तो अंग काम करना बंद कर देगा। ऐसे ही जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कहीं पर भी सड़क अच्छी कंडीशन में नहीं है तो उस क्षेत्र की वो अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो क्या क्या है? आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। सड़क परिवहन वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को सुगम बनाता है, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलता है। यह कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, रोजगार सृजन। सड़क निर्माण और रखरखाव, परिवहन संचालन और संबंधित उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। औद्योगिक विकास। सड़क परिवहन उद्योगों को कच्चे माल और अन्य संसाधनों तक पहुंचने और तैयार माल को बाजारों तक पहुंचाने में मदद करता है। यह औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है और उत्पादन लागत को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व व्यापार में सुएज नहर का भौगोलिक महत्व। तो सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और इस प्रकार यूरोप और एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग प्रदान करती है। नहर के निर्माण से पहले जहाज़ों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से होकर लंबी और खतरनाक यात्रा करनी पड़ती थी। सुएज नहर ने इस यात्रा को काफ़ी कम कर दिया है, जिससे माल ढुलाई की लागत और समय में बचत हुई है। तो सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1859 में शुरू हुआ और 1869 में ये इसको जो है यात्रा के लिए खोला गया था। और इस नहर पर किसका अधिकार है? मिस्र का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट, यूरोपीय देशों में दुग्ध उत्पादन की प्रमुख विशेषता है। तो पहला क्या है? उच्च उत्पादकता। तो यूरोपीय देशों में दूध उत्पादन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ गायों की उत्पादकता बहुत अधिक होती है, अच्छी नस्ल की गाय होती है। दूसरा, उन्नत तकनीक। यूरोपीय देशों में दूध उत्पादन में उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यहाँ डेयरी फार्मों में स्वचालित मिल्किंग मशीनें, दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए आधुनिक उपकरण और पशुधन के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए कंप्यूटर आधारित सिस्टम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अनुसंधान और विकास। यहाँ विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में पशुधन की नस्लों को सुधारने, दूध उत्पादन की नई तकनीकों का विकास करने और दूध उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार अनुसंधान या रिसर्च कार्य किए जाते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महानगरों में गंदी बस्तियों की समस्या। तो क्या क्या समस्या होती हैं गंदी बस्तियों की? एक तो गंदगी, अस्वच्छता और स्वास्थ्य खतरे। दूसरा है भीड़ भाड़ और आवास की कमी, गरीबी और बेरोजगारी, अपराध और सामाजिक समस्याएं, शिक्षा और विकास की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और अतिक्रमण और अवैध निर्माण होते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, जल समर प्रबंधन कार्यक्रम क्या है? जल समर प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र में स्थित जल स्रोतों और भूमि का समन्वित और टिकाऊ प्रबंधन किया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में स्थित जल स्रोत और भूमि का समन्वित टिकाऊ प्रबंधन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों का संरक्षण करना, उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करना और भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना है। ठीक है, तो जल समर प्रबंधन का मेन उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और वन प्रबंधन। ठीक हो गया, नेक्स्ट, सामुद्रिक परिवहन।
के लाभ, ये क्वेश्चन आया है कई बार। समुद्र से अगर परिवहन करेंगे तो क्या क्या हमें, एक तो लागत कम लगती है उसमें, ठीक है। समुद्री मार्ग से माल परिवहन करना अन्य परिवहन विकल्पों की तुलना में अधिक किफ़ायती होता है, सस्ता होता है। अधिक क्षमता, समुद्री जहाज़ों में बड़ी मात्रा में माल ले जाने की क्षमता होती है, जिससे एक साथ अधिक माल का परिवहन किया जा सकता है। नेक्स्ट, वैश्विक व्यापार, समुद्री परिवहन वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है जो विभिन्न देशों के बीच माल के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता बताइए। भारत का जो दूसरे देशों के साथ व्यापार है वो कैसा है, उस क्या विशेषता है। नंबर 1, व्यापार में वृद्धि। भारत का विदेशी व्यापार लगातार बढ़ रहा है। 1991 में भारत का कुल व्यापार 50 अरब डॉलर था, जो 2023 में बढ़कर 1000 अरब डॉलर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, वस्तुओं और सेवाओं का विविधीकरण। पहले भारत जो है कुछ ही उत्पाद बेचता था, लेकिन अब जो है नई नई जैसे टेक्नोलॉजी या नई नई इंडस्ट्रीज़ भारत में लग रही हैं, तो अब नई प्रोडक्ट वो निर्यात कर रहा है, ठीक है। पहले भारत मुख्य रूप से कृषि उत्पादों और कच्चे माल का निर्यात करता था, लेकिन अब इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और सेवाओं का भी निर्यात करता है। नए बाज़ारों की खोज, भारत अब नए बाज़ारों के साथ व्यापार कर रहा है। पहले भारत का व्यापार मुख्य रूप से विकसित देशों के साथ होता था, लेकिन अब विकासशील देशों के साथ भी व्यापार बढ़ रहा है, ठीक हो गया। ये विदेश नीति के बारे में थोड़ा लिखेंगे, विदेशी व्यापार के बारे में। नेक्स्ट है, भारत में नगरीय कूड़ा करकट निस्तारण की क्या क्या समस्या है। एक तो अनुचित संग्रह, सही ढंग से उसका कलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर कलेक्शन हो भी गया तो उसको अलग अलग कैसे करना है, गीला है, सूखा है, प्लास्टिक है, क्या है, कैसे करना है। तो गीले और सूखे को कचरे को अलग अलग नहीं किया जाता, जिससे पुनर्चक्रण और कंपोस्टिंग की प्रक्रिया मुश्किल हो जाती है। अनुचित निस्तारण, कई शहरों में कूड़े को खुले में जला दिया जाता है और बिना उचित उपचार के लैंडफिल में डाल दिया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण और मिट्टी का प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है सीमित संसाधन, कई नगर पालिकाओं के पास कूड़ा निस्तारण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, जैसे कि आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित कर्मचारी। जागरूकता में कमी, लोगों में कूड़ा निस्तारण के महत्व और सही तरीकों के बारे में जागरूकता की कमी है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। नेक्स्ट, भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन कुछ आने वाला है, बॉक्साइट हो गया, कोयला हो गया, लोहा हो गया, है ना। तो भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है उड़ीसा, दूसरा गुजरात, तीसरा झारखंड। तो उड़ीसा में कहाँ कहाँ होता है, कालाहांडी, कोरापुट, कालाहांडी, कोरापुट, रायगढ़, ठीक है। तो उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है और इसका उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन यहाँ पे होता है। गुजरात, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ जामनगर, भावनगर और कच्छ प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिले हैं। झारखंड में रांची, गुमला और लोहरदगा प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिले हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो कोयले में सब पहला नंबर है झारखंड का, और झारखंड में कहाँ कहाँ पे होता है, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा। उड़ीसा में तालचेर, रामपुर प्रमुख कोयला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, विश्रामपुर और सोनहट, ठीक हो गया। पश्चिम बंगाल रानीगंज, आसनसोल और दुर्गापुर, ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या होता है। तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग किसको संदर्भित करता है,
उन उद्योगों को संदर्भित करता है जो नवीनतम तकनीकी और वैज्ञानिक विकास पर आधारित है। इन उद्योगों में अनुसंधान और विकास पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसमें अनुसंधान और विकास पर जोर दिया जाता है। उच्च कौशल वाले श्रमिक की आवश्यकता होती है जो तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता वो ज्ञान रखते हो। तेजी से तकनीकी परिवर्तन, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग लगातार विकसित हो रहे हैं। कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करना होता है। तो क्या क्या उद्योग हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और दूरसंचार। ठीक हो गया। नेक्स्ट, फिलहाल इतने क्वेश्चन थे। आपको ये कितनी मदद कर सकते हैं, आप इसको एक बार दोबारा देखेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।